आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट कर एक करके ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए और इसके ठीक नीचे प्रश्न 3 करके एक पैराग्राफ दिया गया है जिसकी हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। लेकिन व्याख्या करने से पहले एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर पूछ रहा है संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद प्रसंग लिखेंगे और फिर इसके बाद हम व्याख्या करेंगे और इसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इन लाइनों को पढ़ना है अच्छे से और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करना है। लाइनें कुछ इस तरह से हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देखे तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिया, फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सिर दिए तरुकी कहानी, गथकर युग में बताती चल जवानी। यहाँ पर कुछ इस तरह की ये लाइनें हैं जिनकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। ये लाइनें अच्छे से यहाँ पर पढ़ने के बाद हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और उत्तर के बाद उत्तर हेडिंग डालेंगे नीले पेन से और इसके बाद ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ में यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। यहाँ पर संदर्भ लिखते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने जो लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है, यहाँ पर रचित ही डालना है, लेखक नहीं डालना है। कुछ लोग करते क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित लिख देते हैं। लिखित लिखा जाता है गद्य में और पद्य में डाला जाता है रचयिता, इसलिए आपको यहाँ पर रचयिता ही लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। ब्लैक पेन से कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और इसके बाद नीचे लिखेंगे कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों में देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की है। यहाँ पर प्रसंग में इतना ही लिखेंगे और बस प्रसंग लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में लिखेंगे हे युवाओं, फल के भार से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो, वे पृथ्वी की ओर अपना मस्तिष्क झुकाए हुए हैं। कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्पों को बता रहे हैं। तुम्हारे हृदय से भी इसी प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत ही प्यारा संकल्प है, इसलिए पुष्प कली गर्भ से सिर उठाए हुए है। जब फल पक गए तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिया है। अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे मित्र नौजवानों, वृक्षों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। वृक्षों ने फल के रूप में अपने सिर बलिदान हेतु दिए हैं। तुम भी अपना सिर देकर वृक्षों की इस बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरण में ढालो और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गुंथते हुए आगे बढ़ते रहो। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ यहाँ पर व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। एक बात आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग जरूर डालना है और उसमें आपको 2-3 पॉइंट जरूर लिखने हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और इसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत अंश द्वारा कवि युवाओं को यह संदेश देते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं को नहीं खाते, उसी प्रकार उन्हें भी अपनी जवानी परहित में लगानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे भाषा सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसबीर, गुण ओज, शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अनुप्रास, उपमा एवं रूपक। यहाँ पर आपको 6-7 लिख दिए हैं, लेकिन आपसे वहाँ पर कम से कम 3 जरूर लिख देना, बस हो जाएगा। अतः यहीं पर अब तीसरे अध्याय का संदर्भ
प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये चारों कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम चौथे अध्याय को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का चौथा अध्याय है जिसकी लाइनों को हम ठीक पहले की तरह पढ़ेंगे और फिर इसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे। यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है, स्वान के सिर हों चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है, तुम ना खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनें हैं। इसके बाद इनको हम पढ़ने के बाद सबसे पहले फिर से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और फिर प्रसंग और फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रहे, इस पाठ के जितनी भी व्याख्याएं होंगी सब में जो संदर्भ लिखेगा वो सब में एक ही संदर्भ यूज होगा। लेकिन वहाँ पर आपको पेपर में एक ही लिखने के लिए पूछेगा तो वहाँ पर आपको संदर्भ जरूर याद करके जाना है। हालांकि कोई भी पैराग्राफ होगा उसमें संदर्भ यही लगेगा, इसलिए आपको यही संदर्भ फिर से लिखना है और फिर इसके बाद प्रसंग इसका बदल जाएगा और फिर व्याख्या भी बदल जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना है और फिर सेम संदर्भ इसमें भी लिख देना है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युगचरण नामक काव्य श्रृंगार से संग्रहित है। यहाँ पर सेम संदर्भ कॉपी पेस्ट करेंगे और इसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग इसका बदल जाएगा। प्रसंग में यहाँ पर हम लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवकों से उसे किसी भी कीमत पर न खोने का आह्वान किया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रसंग लिख देंगे। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, संदर्भ और प्रसंग बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि वहाँ पर संदर्भ और प्रसंग जरूर कॉपी चेक करने वाला चेक करता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है व्याख्या। व्याख्या में अगर कुछ आप गड़बड़ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि व्याख्या अच्छे से पढ़ता कोई भी नहीं है। ज़्यादातर ध्यान संदर्भ और प्रसंग पर दिया जाता है और लास्ट में काव्यगत सौंदर्य पे, क्योंकि यहाँ पर इनमें ज़्यादातर एक ही लाइनें, दो लाइनें पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से संदर्भ लिखना है, इसके बाद प्रसंग लिखना है और इसके बाद यहाँ पर हम व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या में यहाँ पर लिखेंगे, कवि कहता है कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता। वह तो अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए दूसरों की चटुकारी करता फिरता है और उनके पैरों को चाटता रहता है। इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती। कुत्ता चाहे कितना ही जोर से भौंक ले, किंतु उसमें इतना साहस नहीं होता कि उसके भौंकने से सिंह डर जाएं, क्योंकि दूसरे की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, उसमें साहस नहीं रह जाता। इस प्रकार जीवित होने पर भी वह मरे हुए के समान हो जाता है। अतः हे देश के शक्ति स्वरूप नवयुवकों, तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है और पराधीन नहीं करना है। कुत्तों की भांति रोटी के टुकड़ों के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है। तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को आपसी झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया लोहा मानती है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ इसकी भी व्याख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और इसमें भी हम कम से कम वहाँ पर 3 या 4 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 नंबर की व्याख्या होती है। 4 नंबर की व्याख्या में यही होता है कि 1 नंबर में आपका संदर्भ हो जाएगा, दूसरे में प्रसंग हो जाएगा, तीसरे में व्याख्या हो जाएगी और लास्ट चौथे में काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। और ये आपको 4 पॉइंट बहुत अच्छे से लिखने हैं ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और इसमें यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कवि ने युवकों को कायरता और चाटुकारिता से बचकर स्वाभिमान से जीने और देश के हित में कार्य करने की प्रेरणा दी है। इसके बाद पॉइंट 2 में स्वान यहाँ उन लोगों का प्रतीक है जो अंग्रेजों की रोटियां खाकर उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमने 1 और 2 पॉइंट ऊपर की लाइनें पढ़ी हैं ये इतने मायने नहीं रखती, लेकिन जो नीचे की लाइनें लिखी हुई हैं, भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, शैली उद्बोधन,
रसबीर, गुण ओज, अलंकार, अनुप्रस्थ रूपक और उपमा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, रस, गुण, अलंकार, शैली, भाषा, ये बहुत मायने रखते हैं। और आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद ठीक अगर आप यही 4 नीचे लिख देते हैं 4 के, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अन्यथा आपके पास समय है तो आप संक्षिप्त में लिखिए, वरना संक्षिप्त में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे भाषा, शैली, रस, गुण, अलंकार, ये आपको वहाँ पर जरूर लिख देना है। आता है इसी के साथ साथ चौथे अध्याय के भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य पूरा हुआ। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, 1, 2, 3 बार सुनेंगे तो भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।